नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और बातचीत आज होगी कमेटी और कमीशन की। आपको लग रहा होगा ये कैसा विषय है, कमेटी और कमीशन क्या है। तो दरअसल कहानी वही है। आज एक नया विषय निकल के आया कमेटी और कमीशन का। सुबह से माहौल बना हुआ था और दोपहर तक एक खबर आ गई कि चीनी सेना जो है पीछे चली गई, जो एग्रेशन था। बाद में रिलीज़ भी आ गई और दोनों पक्ष इस बात पे सहमत भी हो गए। कहानी यहाँ तक होती तो ठीक था, लेकिन कहानी उससे अलग है। कहानी उससे अलग ये है कि सुबह राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया और उसमें 2-3 विषय लिखे उन्होंने कि जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, कोरोना, इन सब का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन किया जाएगा। तो उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पलटवार किया कि जो व्यक्ति इतना ज्ञान दे रहा है वो कभी रक्षा समिति की बैठक में नहीं आया, जो संसद की स्थायी समिति है, तो वो इतना ज्ञान क्यों दे रहा है। इसके बाद विवाद बढ़ता रहा और यही सिलसिला चल रहा है। इसी पे हम बातचीत कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। अब तो निपट गया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो ट्विटर वॉर है, अब ये बहुत अगली रूप लेता जा रहा है। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो अब शोभा नहीं देती राजनीतिक पटल पे। तो चर्चा आज इसी पे करेंगे। आपका परिचय करा दें, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं। इसके साथ ही AK वाजपेयी जी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वरिष्ठ वकील हैं। और साथ ही आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई विषयों पे बड़ी तीखी टिप्पणी लिखते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभय दुबे जी, बड़ी तीखी आलोचना कर रहे हैं बार बार राहुल जी, और वो खुद तो स्वयं जाते नहीं स्टैंडिंग कमेटी की किसी रक्षा की बैठक में, और वो बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं ट्विटर पे। फिर उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आता है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन विषयों को पढ़ाया जाए, इसमें शोध किया जाए। ये सब क्या है भाई? ये स्वयं तो पहले उन कमेटियों में आप अटेंड कर लीजिए बैठक। नीरज जी, देखिए, हुआ ये है कि मोदी सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की प्रासंगिकता, खासकर डिफेंस की, लगभग समाप्त कर दी। उदाहरण देता हूं, 13/3/2018 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट मुरली मनोहर जोशी जी ने अपनी रिपोर्ट मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि मोदी सरकार ने 1962 के बाद सबसे बड़ा धोखा भारत की सेना को दिया है और बजटरी प्रोविजन 62 के बाद सबसे कम इस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा 10i प्रोक्योरमेंट तक के पैसे सरकार ने सेना को नहीं दिए। 10i प्रोक्योरमेंट क्या? 10 दिन तक भीषणतम युद्ध अगर हो जाए और सेना डिमांड करती है, उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की डिमांड की, मोदी सरकार ने सिर्फ 3,600 करोड़ रुपए दिए उनको। उसमें ये कहा कि चीन के की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके अकॉर्डिंग हमारे मॉडर्नाइजेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मोदी सरकार ने, और बॉर्डर एरिया के रोड्स के लिए 40% पैसा काट दिया। क्या हाल किया? मुरली मनोहर जोशी जी को अगला चुनाव नहीं लगा। फिर आइए खंडूरी साहब की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, उन्होंने प्रिपेयर्डनेस को लेकर सेना की बात की और ये कहा कि हमारी तैयारियां बहुत कमजोर है। 68% हमारे वेपन विंटेज कैटेगरी में आ गए, लेकिन मोदी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे। जानते क्या दुर्व्यवहार किया? उनके समय समाप्त होने के पहले खंडूरी जी को हटा दिया। खंडूरी जी से पूछा प्रेस ने कि ऐसा आपके साथ दुर्व्यवहार किया? उन्होंने कहा नो रिग्रेट्स, आई डिड बाय ड्यूटी। और उन्होंने कहा एक सैनिक हूं, आदेश का पालन करना जानता हूं। तो मेजर जनरल खंडूरी के साथ ये दुर्व्यवहार किया। तो जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का ये हाल कर दिया मोदी सरकार ने, तो क्या प्रासंगिकता रह जाती है कि राहुल गांधी जी उसको ज्वाइन करें? अभी जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 2 लाइन उसकी बताई। उस कमेटी ने ये बताया है कि प्रोजेक्शंस था आर्मी के लिए, वो 2,02,587 करोड़ रुपए का दिया था। उसके एवज में एलोकेट सरकार ने 1,69,000 रुपए किया है। नेवी का भी कम कर दिया, एयरफोर्स का भी कम कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं अब बीजेपी नेताओं के उदाहरण गिना के क्या होगा। मेरा सवाल सीधा था कि राहुल गांधी उन बैठकों में क्यों नहीं जाते थे जो आरोप नड्डा जी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको दिलचस्पी सिर्फ कमेटी और कमीशन में रहती थी, वो कमीशन के पक्ष में रहते थे। उसका जवाब दीजिए ना। आप बीजेपी नेताओं को उदाहरण मत दीजिए। कमीशन तो मोदी सरकार खुलकर खा रही है। सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, वेंटिलेटर से लेके तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट तक पूरे देश ने देख लिया है। ये आरोप तो वो हम पर नहीं लगा सकते।
आपको मैं ये बताता हूँ, नड्डा जी अगर नैतिकता की बात कर रहे हैं तो वेंकैया नायडू जी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, अभी 6 माह पहले की, 6 माह भी नहीं, मार्च महीने में उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि जो 2 दर्जन के लगभग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसपे 244 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ज्वाइन करना था, लेकिन 95 ने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की, और उसमें से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे भी पोल्यूशन को लेकर दिल्ली में बुलाई गई, क्राइसिस थी तो दिल्ली में मीटिंग बुलाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अभय जी इस बात से गंभीर नहीं गए, नहीं तो पहले अपने दामन की स्याही तो मिटा लो। अरे स्वयं पहले राहुल जी जाते वहां पे और तब ये बात कहते तो ज्यादा वजन होता, खुद तो गए नहीं और दूसरे बता रहे वो भी नहीं जाते थे, मैटर की गंभीरता नहीं है, कमेटी की गंभीरता नहीं है। ये तो बहुत हल्के तर्क हो गए ना, आप बाहर बैठ के खाली टिप्पणी कर रहे हैं। आपको जाना चाहिए था, अभी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गए? मन में इतने सवाल उद्गार उठते तो जहां जाना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को इन्विटेशन था, वो गई थी। सर वो चाहे तो आमंत्रित करें, अध्यक्षा जी चाहती तो अपने साथ उनको ले जा सकती थी या उनको भी भेज सकती थी, पार्टी अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, चाइना के क्राइसिस के समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की मीटिंग कॉल करना थी प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं की? क्योंकि वो कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई आकर बैठा है, ना किसी ने हमारी पोस्ट कैप्चर की है, क्योंकि वो चीन के साथ खड़े हैं, इसलिए उनको लगता ही नहीं कि सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है पार्लियामेंट्री। आप सर एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे ना आप। तनेजा जी आप बताइए, ये आपने क्यों कहा कि कमेटी से ज्यादा उनको कमीशन में दिलचस्पी है? नीरज जी, मैंने अभय जी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभय जी की आपने सवाल, वो उन्होंने पूरे शहर सुना दी, लेकिन मुद्दे पे नहीं आए। क्यों नहीं आए मुद्दे पे? क्यों मुद्दे पे आ नहीं सकते? सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी अगर इतनी अहम कमेटी के मेंबर हैं तो 11 मीटिंग हो गई, वहां गए नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, और ट्विटर पर बैठ करके आप ऐसे सवाल लिखते हैं, लगता है आपसे बड़ा ज्ञानी डिफेंस के मसले में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में आज तक। तो कहीं ना कहीं तो मतलब डिस्कनेक्ट है। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि यूपीए 2 के टाइम में, क्योंकि अभय जी ने जिक्र किया, आप जरा नीरज जी अपने आर्काइव में निकलवा करके देखिए, उस समय यूपी के 2 में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरमैन कौन थे, और ये भी साथ में पता करिए कि कितनी मीटिंग हुई, कितने ड्यूरेशन की हुई। 3 दफा मीटिंग से 20 मिनट के बाद बर्खास्त कर दी जाती थी स्टैंडिंग कमेटी। मैं सारी रिसर्च करके आया हूँ, है ना। प्रश्न इस बात क्योंकि गंभीरता रही, और उसी का नतीजा था कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में हालत ये हो गई थी कि हमारे पास जो है बारूद तक नहीं थी। जिससे हम सत्ता में आए, हमने चारों तरफ देखा तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के नाम पे चारों तरफ समझौता था, और पाकिस्तान भी चीन दोनों के मुंह में जो है लार टपक रही थी, ये देखो भारत का क्या हाल हुआ पड़ा है। अब क्यों दिलचस्पी क्यों नहीं होती थी? वो कौन ऐसा बच्चा है देश के अंदर, 136 करोड़ की आबादी है भारत की, कौन ऐसा है जिसने बोफोर्स का नाम नहीं सुना? और बोफोर्स का मसला किसने उठाया? हमने नहीं उठाया। राजीव गांधी जो कांग्रेस के बड़े अच्छे जिम्मेदार प्रधानमंत्री थे, उनके वित्त मंत्री ने उठाया, मिस्टर क्लीन जिनको कहा जाता था, पूरे देश उनके पीछे खड़ा हो गया, वो प्रधानमंत्री तक बने। क्या हम कह रहे हैं? नहीं, देश कह रहा है, उठा के सत्ता से बाहर कहीं दे गया था। देखिए, जो चीजें डिफेंस नहीं करी जा सकती, जब कांग्रेस के अंदर SDW डिफेंस की डील हुई थी, सबमरीन की जर्मनी के साथ पनडुब्बी की, क्या हुआ था उसमें? कमीशन ही कमीशन। कोई डिफेंस की ऐसी डील नहीं हुई कांग्रेस के जमाने में जिसके अंदर कमीशन ना खाया जाता हो। और दूसरा ये कहना है कि साहब आप तो बड़ी हो रही है 100 अगर आपके पास, अभय जी मैं भारत का नागरिक हूं, अगर आपके पास एक भी किसी चीज का सबूत है, आप भारतीय नहीं है, अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है आप जाके इसी समय, आज जैसे ये शो खत्म, FIR लॉन्च करिए। आपने 100 का उदाहरण दिया, 100 छोड़िए, आप 10 का कर दीजिए। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो टीवी पे आकर के गैर जिम्मेदार बात करना ठीक नहीं होता। राहुल गांधी जी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की जनता के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं पूरा उनका सम्मान करता हूँ। उनका पूरा डेमोक्रेटिक राइट है, वो जो मर्जी आए कहें, और उसका जवाब देना हमारा अधिकार है। अभय जी का राइट है वो हमारी क्रिटिसिज्म करें, और मेरा राइट है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कमीशन के और कांग्रेस ये साथ साथ जाते, पूरा देश जानता है। आज ये परसेप्शन आप इसको बोल दीजिए, रियलिटी आपने लड़ाई लड़ी है तो लोकतंत्र में जनता तय करती है। VP सिंह ने कहा था कि लिया गया था,
और उस समय मैं भी उस समय पत्रकार था और मैंने भी इसमें बहुत लिखा था और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ उसमें रिश्वत खाई गई थी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पलट के आरोप दे दिया आपको, कमीशन खाया गया था। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, वीपी सिंह के साथ सरकार में साझा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और क्लोजर बोफोर्स का कब दायर हुआ जानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। क्लीन चिट किसने दी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। 1,30,000 करोड़ रुपए लेकर इस हिंदुस्तान से जो लोग भागे हैं वो मोदी सरकार की सरपरस्ती में भागे हैं मेरे दोस्त। ये पार्लियामेंट में जवाब दिया है आपने, क्या मेहुल भाई, क्या नीरव भाई, क्या विजय माल्या, कौन है ये सब लोग? देश को बताइए, देश के संसाधनों की खुली लूट की है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आज सब कुछ आपके इख्तियार में है। जिस दिन सरकार से जाओगे वो सलाखों से बाहर नहीं आ पाओगे, लिख कर रख लेना इस बात को। हम लोगों ने तो खुली चुनौती दी है, आपकी सरकार है 6 बरस से। डालिए ना, अगर कोई अपराध किया है तो जेल के पीछे, लेकिन वो खंडूरी साहब का क्या दोष था जिन्होंने सच्चाई बताई? वो तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरमैन थे, क्यों एक क्षण में हटा दिया? उन्होंने सच बोल दिया। मुरली मनोहर जोशी जी को क्या प्रताड़ना सहनी पड़ी, उनका टिकट काट दिया आपने क्योंकि उन्होंने सच बताया देश के सामने। राहुल गांधी जी ने उसी समय नीरज जी खुली सभा में मंच से ये बात कही थी कि ऐसी डिफेंस कमेटी का फायदा क्या, जब तो वो मेंबर भी नहीं थे, जब खंडूरी जी जैसे राष्ट्रभक्त को ये उठाकर बाहर फेंक दे। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में चाहते हैं कि जो सरकार की प्रशंसा करे। तनेजा जी जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद आशुतोष जी के पास जाता हूं। मैं कह रहा हूँ जो वेंकैया नायडू जी की रिपोर्ट है उस पर क्या एक्शन लोगे आपके सांसदों के खिलाफ, आज बताकर जाए। मैं बोल सकता हूँ अबे जी, एक भी मिनट अब जवाब ले लो उसके बाद फिर। अबे जी सुनिए, अबे जी आप अच्छे प्रवक्ता हैं, जरा सुनने का धैर्य भी रखिए। ठीक है, सवाल आएंगे, ठीक है, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से थोड़ा सा धैर्य रखिए, अच्छी बहस करते हैं। अबे जी आप क्या है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आप जो सारा कुछ कर रहे हैं बुरा मत मानिए, हमारे उत्तर प्रदेश में तो लफाजी बोलते हैं, आप लफाजी कर रहे हैं। आपने कहा बोफोर्स क्लोजर हो गया, बोफोर्स कभी क्लोजर नहीं होगा। बोफोर्स जो है, अबे जी सुन लीजिए, उत्तेजित मत होइए। बोफोर्स में बच्चा जानता है, ओला पालवे साहब की मर्डर हो गया, राजीव गांधी जी भी चले गए और उसके बाद भी बच्चा जानता है कि बोफोर्स में सबको पता है कि बोफोर्स में रिश्वत खाई गई। अरे राफेल में भी खाई, बच्चा जानता है मेरे दोस्त। आप सरकार से जाओगे तब राज लगता है। अबे जी जिस हिसाब से आप बोलने नहीं दे रहे, अब आप देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे। अबे जी उनको बोलने नहीं दीजिए। अबे जी पर्याप्त समय है, उनको अपनी बात कंप्लीट कर। आशुतोष जी के पास चलते हैं, आप दोबारा जब आएंगे तो रखिए, जवाब दे दीजिए। हाँ जल्द बोलिए, नीरज जी जवाब दे दीजिए जल्दी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए SDW पनडुब्बी का मसला था या और तमाम डील्स का, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का डिफेंस का मतलब एक ही होता है, देश की सुरक्षा। वो होता था 1971 वाले समय में जब इंदिरा जी वगैरह होते थे। वो उसके बाद जो कांग्रेस आई, आज की तारीख में कांग्रेस और UPA 1 की कांग्रेस, UPA 2 की कांग्रेस, उससे पहले राजीव गांधी के, उनमें डिफेंस का मतलब होता है कमीशन मतलब पब्लिक, भारत गरीब जनता का पैसा जेब में। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की क्या हालत है, आप मुझे बताइए कितनी कभी ये रिपोर्ट सच है या नहीं है कि जब हम 2014 में सत्ता में आए तो देश के पास सफिशिएंट बारूद नहीं था। ये रिपोर्ट हमारी लिखी हुई नहीं है। आप बताओ ना, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ डेट वाइज। अच्छा ठीक है, दीजिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का नाम बता दीजिए। चलिए अबे जी तनेजा जी रुकिए, अब रुकिए यहाँ पे, अब आप लोग रुकिए, मैं आशुतोष जी के पास चलता हूँ। आशुतोष जी आपका पक्ष की तरह कमजोर है, ठीक है, कमेटी के अध्यक्ष का नाम बताइए। अब रुकिए, आप थोड़ी देर रुकिए। आशुतोष जी और वाजपेयी जी, आशुतोष जी पहला सवाल आपसे है। देखिए जिस तरीके की आप सवाल उठाए जा रहे हैं, आपसे हमारी इस बार कई बार बहस हो चुकी है, मेरा फिर वही सवाल है कि आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए राजनीति में कई बार आप जब बहुत सारे सवाल उठाते हैं तो आप हाशिए में चले जाते हैं। अब ये सवाल कि ये इनका अध्ययन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किया जाएगा, खुद स्वयं उस कमेटी में कभी गए नहीं कि वहाँ जाएं और डिफेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाएं। आप तो बहुत अच्छे सोशल मीडिया के जानकार हैं, आप देखिए ना, ये इररिलेवेंट से क्वेश्चन उस समय भी आप उठा रहे हैं जब मामला सुलट भी गया, खत्म भी हो गया। आशुतोष जी। नहीं देखिए, 3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें 3 सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और उसके बाद जेपी नड्डा जी ने उसका जवाब दिया है।
तो पहले तो जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया नोटबंदी के मसले पे, उसके बाद जीएसटी के मसले पर, उसके बाद कोरोना के मसले पे, तो अगर आज की तारीख में कम से कम तीनों मामलों में राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए वो महत्वपूर्ण सवाल है। नोटबंदी से इस देश का क्या हुआ सबको मालूम है, 2% अर्थव्यवस्था को नीचे गई है सबको मालूम है। जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से भारत का जो एमएसएमई है उसकी किस कदर कमर टूटी है ये अच्छी तरीके से सबको मालूम है। दोनों में प्रॉब्लम क्या थी? दोनों में प्रॉब्लम ये थी कि सरकार ने अचानक फैसले कर लिए। जीएसटी में तो बिल्कुल काफी कंसल्टेशन वाली, कंसल्टेशन के बाद उसका जो इंप्लीमेंटेशन था उसकी वजह से सारी हालत खराब हो गई। नोटबंदी आपने 4 घंटे पहले बिना नोटिस दिए आपने लागू कर दिया। कोरोना के मसले पर भी अगर आप देखें तो तीन उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। पहला उदाहरण, प्रधानमंत्री जी जाते हैं बनारस में और वहां कहते हैं कि भाई 21 दिन हमको सिर्फ दे दो, 21 दिन के अंदर हम लड़ाई लड़के इसको जीत लेंगे, यानी इसका मतलब आपको कोरोना की भयावहता का अंदाजा ही नहीं था। दूसरी बात, जो टास्क फोर्स के चेयरमैन ने कोरोना के मसले पर उन्होंने कहा 16 मई के बाद एक भी नया कोरोना का पेशेंट नहीं आएगा, और जिस दिन 16 मई हुआ उस दिन 4000 जो है बढ़ना शुरू हुआ और आज की तारीख है कि 22,000 से 25,000 प्रतिदिन हो रहा है। यानी सरकार को जो लोग सलाह दे रहे थे, जिसके आधार पर सरकार की नीतियां बन रही थी, वो इतने इनएफिशिएंट, इतने इनकॉम्पिटेंट लोग थे। और अब आईसीएमआर ये कह रहा है कि 15 अगस्त के पहले तक जो है हमारा जो कोरोना का वैक्सीन है वो पब्लिक में आ जाएगा। अभी उसका फेज 1 फेज 2 की खाली परमिशन मिली है। फेज 1 फेज 2 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें कम से कम जो भारत कंपनी, बायोटेक कंपनी है, वो खुद कह रही है अक्टूबर के पहले नहीं आ सकता है। तो मेरा एक सवाल यह कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है उसके ऊपर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। जहां तक डिफेंस का सवाल है, कमीशन, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी को डिफेंस की जो मीटिंग्स है, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, उसमें निश्चित तौर पर जाना चाहिए और उसमें पॉजिटिव और डिसाइसिव हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन जो कमीशन की बात कर रहे हैं उनको खाली इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में डिफेंस में घपला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी देश के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब कॉफिन का घोटाला हुआ था और उसी जमाने में तहलका हुआ था जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे और जॉर्ज फर्नांडिस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और राफेल के मसले पर हो चाहे बोफोर्स का मसला हो, बोफोर्स के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई राहुल गांधी का इसमें कोई हाथ नहीं है और उनको एक तरीके से क्लीन चिट दे दी। राफेल के मसले सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी से पूछोगे, हर आदमी कहेगा राफेल्स में कांग्रेस के हाथ गंदे हैं। तो मेरा कहना, दोनों पार्टियां कृपया यह ना कहें कि वो बहुत पाक साफ है, बड़ी ईमानदार है। राजनीति के अंदर आप हैं तो हैं। और अभी मैं आपको दिखा सकता हूं डिफेंस, जो कोश्यारी जी की बात की बिल्कुल सही उन्होंने कही। और अभी जब इस साल का जब डिफेंस का बजट आया है उसमें 1.82% किया गया है और सारे अखबारों ने यह लिखा है कि इसके आधार पर भारत का जो रक्षा मामला है वो सुधर नहीं सकता, बल्कि उसमें और कमी आएगी क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा की है। AK वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें पहला लिया उन्होंने नोटबंदी, फिर लिया जीएसटी। तो ये दो मुद्दों के बेस पे तो चुनाव के दौरान उठाए गए थे, लोकसभा के उसमें भी उठाए गए थे, राज्यों के चुनाव में भी उठाए गए थे। तो उसके बाद तो मोदी सरकार वापस आई और ज्यादा मेजोरिटी से आई। तो उन मुद्दों पे तो सरकार के मुद्दों पे जनता ने बाकायदा मोहर लगा चुके हैं, तो उसका अब उस पर रिसर्च करने का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपने पूछा कि भाई ये राहुल गांधी ट्विटर वार करेंगे क्या? देखो, नेता कौन होता है जो जमीन पे लड़ाई करे या संसद में लड़ाई करे? सांसद हो आप, तो सांसद होने के नाते ये आपका पहला फर्ज बन जाता है कि आप स्टैंडिंग कमेटी में जाइए। स्टैंडिंग कमेटी में जाके आपको जानकारी मिलेगी, स्टैंडिंग कमेटी में जाके आप अपने व्यूज रख सकते हैं। तो जब 11 बार 2019 और 20 में मीटिंग हुई, मार्च 2020 तक, तो उसमें आप 7 बार तो बैंकॉक में बैठे हुए थे। तो मतलब क्या माना क्या जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, आपने कितना शोर मचाया राफेल पे, मतलब इतना शोर मचाया कि जैसे पता नहीं क्या है, तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, बल्कि आपको माफी भी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। आपने मोदी जी के नाम को बदनाम करते करते ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट पे भी लांछन लगा दिया। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची। देखिए, मेरा बड़ा साफ मानना है नीरज जी कि राहुल गांधी पूरी तरीके से इमेच्योर हैं। उनको ये नहीं मालूम, जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, टाइमिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूछिए आप, आपका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें कहां मतभेद है, लेकिन कौन सी जगह पूछोगे? वो जब देश पे लड़ाई का, वॉर का एक संकट बना हुआ है, तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग इज द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। ये नहीं होगा कि आप आर्मी चीफ को गुंडा कहेंगे, खून के दलाली की बात करेंगे। मतलब पूरा इतिहास देखिए ना आपका, और इसमें
कहां दूर आए हैं? आप तो अभी भी बेल पे है भाई। वो इंडियन एक्सप्रेस वाला मामला जो आपके सोसाइटी में आपने ट्रांसफर किया पैसा, वो सबको मालूम है। और अभी लेटेस्ट जो आपका खुली है पोल कि चाइनीज एम्बेसी से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में जो कि ट्रस्ट है प्राइवेट लोगों की, उसमें पैसा लिया 90 लाख रुपए। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे? देखो मेरा बड़ा साफ मानना है कि सेना के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, और जब वार जैसी परिस्थिति होती है या विदेशी से संबंधित मामले होते हैं, सुरक्षा का सवाल होता है, तो आपको बाकायदा सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको राइट है, लेकिन आपको ये चुनना होगा, वक्त का सही आपको आकलन करना होगा। आपने कहा जी मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा, राफेल पर भूचाल आ जाएगा। क्या हुआ भाई टीचर? आप भाषण देके और आंख मारने लगे आपस में। मतलब ये इमैच्योरिटी का एक्ट नहीं है। देखिए मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि राहुल गांधी सेल्फ गोल करते हैं और अपनी पार्टी की भी पोजीशन एम्बैरस करते हैं। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस ने 60-70 साल बाकायदा राज किया है, और उसमें कितनी गलतियां होंगी ये अगर गिनाने बैठा जाए तो अभय जी जी वाजपेयी जी आई है। जो बात 11,000 फीट की पहाड़ों पे जाके प्रधानमंत्री भाषण दिया, सेल्फ गोल करते हैं, और ऐसे माहौल में वाजपेयी जी कह रहे हैं सेल्फ गोल करते हैं। वाजपेयी जी अब जवाब लेते हैं, सैनिकों का हौसला अफजाई करते हैं, सेल्फ गोल होली पे पहाड़ों पे जाते हैं, सेना के बीच में जाते हैं, उनके हॉस्पिटल में जाके विजिट करते हैं। मतलब आप करिए, मोदी विरोध करिए, लेकिन मोदी विरोध करते करते अपने आप को पगला मत दीजिएगा। आशुतोष जी से उम्मीद थी ये बैलेंस बात रखेंगे, लेकिन ये नीरज जी ये भी मुझे नहीं समझ आया। जी अभय जी नीरज जी बोलिए। देखिए आज लिख कर देता हूं कि रामविलास पासवान जी भी इस घपले में साथ में सलाखों के पीछे होंगे, सरकार बदलती है। एक बात तो नोट कर दीजिए, देश में आप धूल क्या झोंक रहे हैं आंखों में, जानते हैं आपकी? डोकलाम में इन्होंने कहा जो 71 डेज का स्टैंड ऑफ था, उसमें कहा कि दोनों सेनाएं अपनी अपनी तरफ पीछे चली गई है, अब वहां पर हम दोनों में समझौता हुआ है और वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। जब 5 मार्च 2018 को पूछा हाउस में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो निर्मला सीतारमण जी क्या जवाब देती हैं, 2 लाइन पढ़कर सुना देता हूं। उनसे पूछा वेदर इट इज फैक्ट दैट द सैटेलाइट इमेजेस हैव रिवील्ड दैट द चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड 7 हेलीपैड्स इन डोकलाम। वो कहती है कि पोस्ट डिसएंगेजमेंट में दोनों पीछे गए थे, अगर बाद में ऑर्डर टू अगर बाद में अरे अबे जी इस समय की स्थिति क्या है? आप मुझे इस समय की स्थिति क्या है? आप मुकदमे के दौरान लड़ी गई बहसों का हवाला देकर जजमेंट थोड़ी बदल लेंगे। फैसला हो चुका, बहस में क्या बोला गया ये इससे क्या फायदा? डोकलाम में क्या स्थिति है? अरे सच सुन लीजिए, साहस रखिए नीरज जी। आप नहीं, आप कह रही हैं निर्मला सीतारमण की चाइना ने उसी जगह पर हेलीपैड और ट्रेंचेस बना लिए हैं, तो ये देश को गुमराह कर रहे लोग टेलीविजन की बहस में चलवा देते हैं कि चाइना पीछे चले गया, सब शांति हो गई। मोदी जी चाइना के पक्ष में खड़े होकर बयान दे देते हैं, बाद में सच्चाई उजागर करते हैं चुपचाप कि वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आज भी जो लोग ये कर रहे हैं, भारत की अस्मिता से, अखंडता से, संप्रभुता से, सब लोग मिलकर भारत संसाधनों को लूट रहे हैं और भारत के भोले भाले नागरिकों को मूर्ख बना रहे हैं। आज हमारी भूमि को खंड खंड कर देने की मानसिकता से चाइना अंदर घुसाया है और देश के तनेजा जी जवाब दीजिए भाई। और 20 हाँ, मैं की शहादत हो जाए। अबे ये एक बड़ा आरोप आपने लगाया जेल वाला, उसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद अरे रुकिए ना सर, रुकिए वाजपेयी जी एक छोटा जवाब है, उसके बाद तनेजा जी, फिर आशुतोष जी से मैं पूछूंगा सवाल। देश के गरीबों को अनाज नहीं मुहैया। अभय जी अरे रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, पहले जवाब ले लेते हैं, छोटे छोटे जवाब लेते रहिए, नहीं तो एक साथ आप भाषण देंगे तो फिर वो भूल जाएंगे। वाजपेयी छोटा जवाब दीजिए, जेल में जाएंगे आप रामविलास पासवान जी? इन्होंने रामविलास पासवान जी का जिक्र किया और इन्होंने कहा हमको धमकी दी बकायदा कि सलाखों के पीछे होंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी के खिलाफ क्या है? रामविलास पासवान जी की 50-55 साल की राजनीति है, एक जरा सा छीटा नहीं है। आई एम सॉरी, इस तरह से बातें आप नहीं कर सकते हैं। अरे राहुल गांधी जी पर भी एक छीटा नहीं है, सरकार है, सरकार। अरे सरकार वो तो रंग बदल लेते हैं मौसम के साथ।
सत्ता के साथ साथ हो जाते हैं। ये तो जो अनाज का घोटाला है वो डिस्क्लोज हो जी। गया। घेरी रखिए आप, जो देश भर में आपने गरीबों के साथ किया। एक चीटा तो जरा सा नहीं आया उसके कुर्ते पजामे। सो नेवर से वो सत्ता के साथ रहते हैं, वो तो रंग बदल लेते हैं तुरंत। के प्रवक्ता है वो तो जिस सत्ता के अतिथि कलाकार होते हैं वाजपेयी जी, सत्ता के अतिथि कलाकार, आप सरकार होती है उनके साथ चले जाते हैं वो। आधार ना हो उस बात को बिल्कुल ना कहिए, बिल्कुल ना कहिए। आई एम सॉरी जी अच्छा ठीक है वाजपेयी जी रुकिए थोड़ा सा। तनेजा जी बहुत संक्षेप में वो डोकलाम वाला जवाब दिए, उसके बाद मैं आशुतोष जी के पास जा रहा हूँ। जल्दी, बहुत छोटा जवाब, ज्यादा समय नहीं मत लीजिए, 30 सेकंड बोलिए। नहीं रुकिए जवाब देना होगा ना, दोनों का जवाब देना, आशुतोष जी का भी देना है, डोकलाम। नहीं आशुतोष जी का बाद में सर, पहले इनका दे दीजिए अभय जी। अच्छा ठीक है, ठीक। देखिए जहां तक इन्होंने डोकलाम, एक तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए जो डोकलाम का पूरा जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो भूटान और चाइना का था, वो मसला उनका था, क्योंकि हमारी ट्रीटी है भूटान के साथ, इसलिए हम वहां पे गए थे। हम भूटान के साथ खड़े हुए थे और जाके वहां हमने अंगद का पैर गाड़ा था, जिसको देख करके चीन पीछे हटा था। और बाय द वे वो आपका भी देश है अभय जी, भारत की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसलिए सत्य बोलना, अच्छी तरह पता करना, और हमारे जो सैटेलाइट है, हमारी फौज के, हमारी आर्मी के अपने सैटेलाइट है बाय द वे, अगर आपको जानकारी ना हो। प्राइवेट चैनल सैटेलाइट पर यकीन करने की आपको जरूरत नहीं है, अपने चैनल है, और भारत की फौज जो बोलती है वो ही सत्य होता है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा करना उन्हीं का काम है। और भूटान जिसको टेरिटरी, एक सेकंड मैं अपनी बात कर लूँ, ये क्या तरीका रह गया अभी जी। मैंने तो सुना था आप पढ़े लिखे हैं, आप बोलने नहीं देते किसी से, तो डिफेंस पढ़े लिखे लोग नहीं करते। मैं अपनी बात कर लूँ, मैं अपनी बात कर, नीरज जी किनको ले आए आप, नीरज जी किनको ले आए बुआ? तो अरे नहीं पर्सनल मत होइए भाई, एक एक करके पूरी बात कर लीजिए ना, पर्सनल मत होइए जी, बोलिए कंप्लीट करिए। नहीं नीरज जी पर्सनल कौन हो रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, किसी और को ले आए क्या? अभय दुबे तो बड़ी अच्छी बहस करते थे। अरे अभय जी आज गुस्से में, आज अभय जी गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में। अच्छा सुनिए, अच्छा दूसरी बात, ये बात करेगी बात उसके वहां पे जो स्टेटस जो सरकार ने कहा है, फौज ने कहा, वही सही स्टेटस है। जब से हम सत्ता में आए हैं, चीन को समझ में आ गया और आपको भी आ गया, राहुल जी को भी समझ में अब आ गया है कि हमने तुरंत वहां पे जिस तरह के कदम उठाए, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो, आज देख रहे हैं चीन जैसा देश जिसको पूरी दुनिया जानती है वो लाइन में आ गया, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जो भाग जाएगा। ठीक है, ये आप सुन लीजिए 2 लाइन सुन लीजिए। अभय दुबे जी, सुनिए अभय दुबे जी, मानिए इस बात को, जिस काम से हमारे प्रधानमंत्री करें या आपके जब प्रधानमंत्री करें, जिस काम से भारत का गौरव बढ़ता है उसका सम्मान करना सीखे, इसलिए नफरत मत करिए कि नरेंद्र मोदी ने कर दिया, ये अच्छे नागरिक की निशानी नहीं है। जी आशुतोष जी, अभी जो आपने पहला वाला वक्तव्य दिया उसमें आपने कहा कि जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन या उसके बाद ये अभी कोविड वाला, इसमें इम्प्लीमेंटेशंस के इश्यूज थे, राइट? यही कहा ना आपने? जाहिर सी बात है, सरकार अगर है तो सरकार कोई चीज लागू कर रही तो उसके लिए जवाबदेह होगी ना। हाँ मैं कह रहा हूँ आशुतोष जी, नहीं है तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि नोटबंदी क्यों लागू किया गया, उसके पीछे का। इससे पहले की बहुत सारी स्कीम्स जो है, पूछिए आप। हाँ बहुत सारी स्कीम्स जो है वो बीजेपी सरकार ने कांग्रेस वाली लागू करी है। अभी अभय जी इसकी तस्दीक करेंगे। मनरेगा देखिए पहले से चल रही है, गरीब कल्याण योजना पहले से चल रही है, फूड सिक्योरिटी पहले से चल रही है, सब पहले की योजना है। बीजेपी ने कुछ नया नहीं किया। अभय जी मानते ना, आप ही लोग कहते हैं आके इस चैनल पे। आप ये देखिए कि इस सरकार की ताकत ही इम्प्लीमेंटेशन है। मधु कोड़ा से लेके उद्धव ठाकरे तक की स्कीम में कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी सरकारें बहुत बढ़िया स्कीम बनाती हैं, खेल तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में होता है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको इस समय दिख रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन का ही है सर। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिविजिट करिए। मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में तो क्वेश्चन ही नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि नवंबर की नोटबंदी के बाद फरवरी में अगर कहीं आर्टिकल भी छपा तो मुझे बताइए। आप भूल गए थे लोग। ये कमाल था इम्प्लीमेंटेशन का। इस सरकार में इम्प्लीमेंटेशन की सिवा है क्या? स्कीम पुरानी है, मैं भी मानता हूं, मनरेगा चल रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है। आशुतोष जी ने आपका सवाल क्या? मैं सवाल समझ नहीं पाया। सवाल ये है अगर इम्प्लीमेंटेशन कैसे, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसकी स्टडी की जाएगी तो क्यों की जाएगी? आपने कहा इसके इम्प्लीमेंटेशन खराब थे। कैसे खराब थे इम्प्लीमेंटेशन? नहीं मुझे बोलिए सर, आप ही नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो थोड़े शायद शालीनता में और बहुत ही
बहुत ही तमीज से उन्होंने बात किया है। लेकिन अगर मुझे नंबर देना हो जीएसटी पे तो मैं 10 में मैं -10 नंबर दूंगा, 0 नंबर भी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर उस जीएसटी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की कमर जिस तरीके से टूटी है वो आज तक भारत उससे उबर नहीं पाया है। आप नोटबंदी के पहले के भारत में जो जीडीपी की ग्रोथ थी आप देखिए कंसिस्टेंटली 7 पॉइंट था, 8% तक था। और उसके बाद आप भूल जाइए मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। उन्होंने सीधे कहा था कि 2 से 2.5% तक आपकी जीडीपी गिरेगी और उसके बाद से आज तक भारत की जीडीपी सुधर नहीं पाई और कोरोना ने आके ऐसी तैसी कर दी है। और अगर आपको लगता है जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन कोई बड़ा जबरदस्त काम था तो उससे ज्यादा खराब काम कभी नहीं होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो कहीं नहीं जाना, करोलबाग चले जाइए, वहां के जो तमाम जो आपके व्यापारी वो आपको बता देंगे। और कोरोना में तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात का यकीन था कि 21 दिन के अंदर कोरोना की लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही उन्होंने कहा था बनारस के अंदर कि 18 दिन महाभारत ये यकीन तो WHO को भी था। और उस देश की टास्क फोर्स जो बनी, जो प्रधानमंत्री को सलाह नहीं, आप छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूं यकीन किनको था। चाइना को यकीन था, अपने कोरोना उन्होंने कंट्रोल किया। साउथ कोरिया को यकीन था, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश। केरला, ये भाई भारत में केरला को यकीन था और केरला ने सक्सेसफुली कंट्रोल किया। अरे अभी 1 साल के लिए उन्होंने क्या किया? क्या बात कर रहे हैं आप? कहां केरला में क्या हो गया है? कल का अध्यादेश पढ़ा आपने? एक साल भर के लिए उन्होंने लगा दिया कि मास्क लगाना चलना पड़ेगा। आप देखिए कोरोना का उदाहरण आप गलत दे रहे हैं। मास्क लगाने में अरे एक मिनट हाँ। नीरज जी जरा मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो तर्क देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सरकार को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कुछ नहीं मिलता था, आप मेरे ऊपर कहते हैं सरकार यही नहीं पता था कि 21 दिन के बाद कि 21 दिन के बाद इस देश के अंदर कोरोना खत्म हो जाएगा। उनका कहने का मतलब तो यही था ना। जिस सरकार के टास्क फोर्स के चेयरमैन विनोद पाल वो कह रहे हैं कि 16 तारीख के बाद से नया कोरोना आना बंद हो जाएगा, वहां पे आज 22,000, 23,000, 24,000 पर डे कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे अफसर को निकाल बाहर कर देना चाहिए। और अब आईसीएमआर कह रहा है कि 15 अगस्त तक आप दवा मार्केट के अंदर लेके चले आइए कोवैक्सीन। मतलब हो क्या रहा है इस देश के अंदर? आप इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन है तो आपको जवाब देंगे। आप आपका मामला दे, मैं क्यों जवाब दूं? आप दीजिए जवाब, बोलिए। बिल्कुल आपको नहीं देना चाहिए, हमारा काम है जवाब देना। हाँ बोलिए। देखिए 2 चीजें मैं इस पर भी देता हूँ। दूसरा देखिए, जहां तक ये बात है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन होना चाहिए, उनका वो सलाह है, ठीक है, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखिए। हार्वर्ड आपके तो गुरु अमृता सेन जी हार्वर्ड में ही पढ़ाते हैं, उनको बोल दीजिए करा दें वहां पे अध्ययन। हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? और अध्ययन हो चुका है भाई राव जी को ये नहीं पता, वहां हो चुका, स्टडी हो गई, इस पर भी हो गई, जीएसटी पे भी हो गई है, उनको नहीं पता है, जाकर पता कर ले वो। दूसरी बात यह है कि जहां तक आशुतोष जी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी खराबी थी। जब भी पूरा देखिए, जब भी आप जो टैक्स पूरा इनडायरेक्ट सिस्टम का एक नया मॉडल लेके आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हर देश में, कनाडा में आया, दिक्कतें आई थी इनिशियली, टीजिंग प्रॉब्लम होती है, सिंगापुर में आई थी, ब्रिटेन में आई थी। कौन सा ऐसा देश है जहां पे जीएसटी इतना स्मूथली इंप्लीमेंट हो गया जितना भारत में हुआ? एवरेज जो डिफिकल्टी आती है आशुतोष जी, वैज्ञानिक बात कर रहा हूं मैं, आप पता कर लीजिए ठंडे दिमाग से, 2 से 3 साल हमेशा लगते हैं। और भारत के अंदर इनिशियली 6 महीनों बहुत ज्यादा दिक्कत आई, उसके बाद आपने देखा कि उसके अंदर जो दिक्कत है धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि ये सबने मिल के काम किया। जीएसटी काउंसिल उसको करती है, जिसके अंदर सारे राजनीतिक दल शामिल है। उसमें खाली वो बीजेपी का काम नहीं है। जब अगर आप इसको उस पर जो भी आप कमेंट कर रहे हैं वो सबके ऊपर जा रहा है, खाली बीजेपी पे नहीं आ रहा, तो मैं इसको डिपेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि सबने मिल के इसको किया। और दूसरी बात आपने जो कोरोना वायरस की आशुतोष जी, कोरोना वायरस को लेके अमेरिका जैसी महाशक्ति, जिसको आप महाशक्ति नहीं मानते हैं मुझे पता है, लेकिन घुटनों पे आ गई। हर देश घुटनों पे है आज। कौन सा ऐसा देश है कोरोना को लेकर के जो घुटनों पे नहीं है? इसलिए क्योंकि ये वो वायरस है जिसका चरित्र क्या है, दिशा क्या होगी, कहां जाएगा, कैसे हमला, कोई नहीं जानता आज तक। आशुतोष जी हो सकता है आप जानते हो, मैं आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं जानता जी। अच्छा, इसीलिए ये चुनौतियां आ रही है। और जो वक्तव्य दिए गए, हाँ दीजिए जवाब दीजिए, छोटा सा ब्रेक। हाँ जो बोलिए आशुतोष जी। चुनौती आने वाले कितने लंबे समय तक रह रही है, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। देखिए मैं ख्याल से नरेंद्र तनेजा जी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं। बीजेपी के चंद प्रवक्ता हैं जो बहुत पढ़ लिख कर समझदारी से बात करते हैं, इसलिए उनका सम्मान है। लेकिन अगर आप अमेरिका का उदाहरण देंगे तो आप भी नरेंद्र मोदी जी की आप खुद ही जड़ खोद रहे होंगे, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है उस देश के अंदर। और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते, अगर वहां दूसरे राष्ट्रपति होते, तो शायद अमेरिका की इतनी बुरी हालत तो कतई नहीं होती। जो आदमी खुलेआम कहता हो कि मैं जो है मास्क नहीं पहनूंगा, वो रोज, मतलब आप उस पर पूरा इतिहास लिखा जा सकता है किस तरीके से स्पेन के अंदर बढ़ा, जबरदस्त तरीके से बढ़ा। आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन स्पेन ने उसको कंटेन किया। इटली के अंदर बढ़ा, इटली ने उसको कंटेन किया। ब्राजील जिसके राष्ट्रपति ने सिर्फ एक अजीब तरीके की बातें की हैं, वहां की हालत आप देख लीजिए, वहां क्या 15 लाख के आसपास वहां कोरोना के पेशेंट है।
मैं केरला का उदाहरण देना चाहता हूं। केरला के अंदर 30 जनवरी को जो पहला पेशेंट आया था, उसके बाद लोगों को लग रहा था केरला के अंदर दिक्कत होगी, लेकिन केरला के मॉडल की आज पूरी दुनिया में तारीफ हो रही। हम अगर भारत के दूसरे राज्यों ने और देश के प्रधानमंत्री ने अगर केरल से ही सबक ले लिया होता तो आज जो हालत बुरी नहीं होती। और मैं उसमें अरविंद केजरीवाल को भी जिम्मेदार ठहराता हूं और उसमें उद्धव ठाकरे को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। इन लोगों ने जिस लापरवाही का परिचय दिया है, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है सर, ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है। देश के प्रधानमंत्री अगर नहीं, मुझे ब्रेक लेना भाई, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो विषय को दोबारा रख लेंगे और छोटे छोटे हम रखेंगे तो ज़्यादा बात कर पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस इटली का उदाहरण आप आशुतोष जी दे रहे हैं, वहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, रोक नहीं पाए थे वो, इतने लोग वहाँ मरे हैं। क्या आप उदाहरण दे रहे हैं? आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो फिट नहीं बैठता यहाँ पे। और कोरोना में जो स्थिति बनी है उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। अगर प्रधानमंत्री जी की इतनी बात आप मानते कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा, तो चाइना पे भी मान लेते कि 20 दिन में खत्म हो जाएगा, हो ही गया खत्म। चलिए ब्रेक के बाद लौट क्या चर्चा करेंगे इस पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही कमेटी वर्सेस कमीशन। ये ट्विटर वॉर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसी पर बातचीत कर रहे थे। अच्छा तनेजा जी, आप और आशुतोष जी, आप बहुत 2 मिनट में प्लीज इस विषय को खत्म करिए, फिर अरविंद जी और अभय जी के पास चलते हैं। जल्दी से फटाफट जवाब। देखिए आशुतोष जी ने केरला का एग्जाम्पल दिया। आशुतोष जी, इटली का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और भारत के अंदर केरला के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। मुझे आपसे सहमत होने में कतई कोई इसमें परहेज नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया उसके अंदर। लेकिन भारत के अंदर हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करना था और उसके लिए सब दोषी है, नहीं हुआ। और जहां जहां मेडिकल जापान में अच्छा था, कोरिया में अच्छा था, तो वहां पर उनको थोड़ी आसानी हुई। लेकिन उसके बावजूद कोरोना वायरस हर देश के लिए चुनौती बना है, आज भी चुनौती है, और ये चुनौती कब तक चलेगी कुछ उसके बारे में। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना वायरस का पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और इसके ऊपर पॉलिटिकल टीका टिप्पणी करना थोड़ा सा रिस्की काम है। मुझे लगता है परहेज करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर आप करना चाहें। मैं कम से कम उससे परहेज करूंगा। जी आशुतोष जी, 30 सेकंड आपके लिए। देखिए क्विकली, मैं बिल्कुल 32 सेकंड लूंगा। देखिए हो सकता है आपको मेरे इटली के तर्क में दम ना नजर आता है, लेकिन पड़ोस में वियतनाम है। वियतनाम ने जिस कामयाबी के साथ सक्सेसफुली लॉन्च और सक्सेसफुल लॉकडाउन करने के बाद जिस कामयाबी के साथ हैंडल किया, उसको पूरी दुनिया सराह रही। वहां सबसे कम लोगों की मृत्यु हुई, बल्कि एक जमाना ऐसा था जबकि सैकड़ों की संख्या में कोरोना के पेशेंट और एक भी डेथ नहीं, तो पूरी दुनिया इसकी सराहना करी। ताइवान का एग्जाम्पल आपके सामने, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल आपके सामने, बिना लॉकडाउन लगाए उन्होंने सक्सेसफुली उसको कंटेन किया। मेरा कहना क्या है? मेरा कहना यह कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे 21 दिन के बाद कोरोना से हम लड़ लेंगे, खत्म हो जाएगा कोरोना, तब उसके बाद विनोद पाल जैसे लोग अगर होते हैं और आईसीएमआर जिस तरीके से ब्लंडर करती है, तो एक सवाल तो खड़ा होता है। अभी हम तीसरे नंबर पर हैं। आज मेरी बात को आप ध्यान से रखिएगा, हम बहुत तेजी के साथ नंबर 2 हो जाएंगे और अमेरिका से हम कंपीट करेंगे। आज जो हम 7 लाख के आसपास कह रहे हैं, मार्क माय वर्ड, फ्रॉम द डे 1 मैं कह रहा हूं कि अगर आपने लॉकडाउन ठीक से नहीं लगाया तो इस देश के अंदर बहुत बुरी तबाही होने वाली है। आज मेरी बातें काफी हद तक सही साबित हो रही। मैं देशभक्त आदमी हूं, मैं देश से प्रेम करता हूं, मोहब्बत करता हूं, इसलिए ये बातें कहता हूं। आशुतोष जी, ये जो आपने अभी पॉइंट कहा ना, इस पे मैं आपसे सहमत हूं कि जिस रफ्तार से नंबर बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, और इसमें बहुत सारी खामियां इस सरकार में की गई। इस पर हमने घंटों के शो किए हैं। आज देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी आज सुबह का ऑर्डर था कि हम होटल रेस्टोरेंट भी खोलेंगे। तो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सब गलतियां कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा, क्योंकि फिर खोलना भी है और नहीं भी खोलना है तो केसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसमें इसीलिए मैं इसको इसलिए कर रहा था कि ये विषय नहीं है हार्वर्ड स्कूल का, क्योंकि जहां कांग्रेस शासित राज्य वहीं का तीर मार लिया उन्होंने, वहां भी वही स्थिति है। महाराष्ट्र में कर लेते कुछ, नहीं कर पाए ना, इसलिए इस विषय को मैं नहीं रहा हूँ। हाँ अभय जी, आप ही के पास आ रहा था मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप कुछ बोलिए, इसमें बोल लीजिएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे विषयों को उठा के, थोड़ा गंभीर सवाल पूछ रहा हूं सर, उसे जवाब दे दीजिए, आपकी पार्टी आप जैसा चाहें। ये जो सवाल बार बार राहुल जी अब उठा रहे हैं ना सर, ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर भी मतैक्य नहीं है। हालांकि मैं इनसाइडर नहीं हूं, लेकिन आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि इस पे आपकी पार्टी में भी एका नहीं है, कि जिस तरीके के वो सवाल उठा देते हैं सीधे, ये आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अभय जी देखिए, वो तो जनता पर छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन होती है प्रतिक्रिया में, उससे साफ पता लगता है। एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ, इस भारत के साथ नियोजित रूप से षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। प्रकाश जावड़ेकर जी खुलासा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार
जनवरी और फरवरी से ये बात कह रहे थे कि एक गंभीर महामारी है। फिर उसकी तैयारी सरकार ने क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दें पूरी तरह। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली और इन्होंने तय किया कि हम 24 तारीख से लॉकडाउन घोषित करेंगे। 24 मार्च तक ये लोग जरूरी संसाधन एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ ट्वीट किया रणदीप सुरजेवाला जी ने, उसके बाद स्पष्टीकरण आया और उसको प्रतिबंधित किया। तो इन लोगों ने जो तैयारी करनी चाहिए थी केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 21 मार्च को एयर स्पेस बंद किया इन्होंने, उसके 7 दिन पहले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए एविएशन मिनिस्ट्री का, 100 चार्टर फ्लाइट्स हिंदुस्तान में उतरी है सुपर रिच लोगों की। फॉल्कन 2000 जो प्लेन हिंदुस्तान ने देखा भी नहीं, वो एक प्लेन का किराया 2-3 लोगों के बैठने का 1 करोड़ रुपए दिया गया। एविएशन मिनिस्ट्री की साइट पर है और कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको इंटरनेट पर स्टोरी की, बड़े मीडिया हाउसेस ने वो साहस नहीं जुटा पाए मेन स्ट्रीम मीडिया की उस पर स्टोरी करे। तो नियोजित रूप से इस लॉकडाउन को भी लीक करके जैसे नोटबंदी को किया, वैसे उन लोगों को फायदा पहुंचाया। दूसरी बात हमने उस समय मुखरता से उठाई थी कि मार्च 2014 में जब काउंटरफिट करेंसी के विषय पर बात आई थी, तो मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस की सरकार ने करेंसी रिप्लेसमेंट का एक प्रोग्राम बनाया था जो जून 2016 तक बाकायदा चला, जिसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए रिप्लेस किए गए। और यही सुझाव प्रधानमंत्री जी को दिया था और करना चाहिए था उनको कि नोटबंदी से जो इकोनॉमी को तबाह करेंगे। आप कह रहे हैं डिलीवरेबल्स, मैं चुनौती देता हूं नीरज जी, किसी भी दिन आप मिनिस्ट्री वाइज डिलीवरेबल्स पर बात कर लीजिएगा। हम प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, स्वच्छता अभियान से, सफाई से, अमृत योजना से। खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स बताती कि 20 और 21% से ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। तो डिलीवरेबल्स में तो नहीं ये सफल है। हाँ, ये सफल परसेप्शन मैनेजमेंट में है, प्रचार प्रसार में है और खूब जबरदस्त संसाधन खर्च करते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों ने मीडिया हाउसेस को ओन कर दिया और वो आरती उतारते हैं, इसलिए ये चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये इसका मुखौटा उतर रहा है। और सर नहीं अभय जी, देखिए आप ये बात कह के फिर आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता अगर बार बार चुन रही है तो कुछ देख रही होगी ना सर। ऐसा थोड़े कि आप किसी को ऐसे बनाते रहेंगे। यही चीज दिल्ली में भी लागू होती है। अगर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया तो लोग क्यों चुन रहे हैं उनको? कुछ तो किया होगा ना, पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है, कुछ तो किया होगा ना। मैं वही कह रहा हूं कि आज जिस पीड़ा को भोग, देखिए नोटबंदी का आप तो बहुत विद्वान इकोनॉमिस्ट है, आप जानते हैं कि ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन इसके रिफ्लेक्सेस आने लगे हैं। अब आपको सर नहीं, हाँ मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। अभय जी अच्छा कानून, अब तनेजा रुकिए एक मिनट। अभय जी बहुत देर से अरविंद जी के पास नहीं गया हूँ मैं फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ सर। आशुतोष जी, एक अच्छा कानून था, उसे बुरी तरह लागू सर मैं अच्छा ही एक बात मैं रखना चाहता हूं, एक बात मेरे मन में मैं रख देता हूं आशुतोष जी, आपके लिए खासतौर पे, अभय जी आपके लिए भी। ये आरबीआई का डेटा है कि जितना पैसा नोटबंदी में वापस आया था वो लगभग उतना ही था जितना करेंसी फ्लोटिंग थी। ये फैक्ट सही है कि नहीं है? आप बता दो, आरबीआई ने जारी किया था, ठीक है। तो भी आलोचना हुई कि भैया ये तो कह रहे थे कि तो कितने पैसे ब्लैक मनी है वो आएगा जाएगा तो कम पड़ेगा तो हम रोक देंगे। इस पे आप लोगों ने आलोचना की थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा इन्होंने, सरकार हाँ वही तो मैं कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4.5-5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आएंगे जो काउंटरफिट। एग्जैक्टली, तो इसी पे आलोचना हुई ना सर। अब मेरा सवाल सिर्फ इसमें ये है, फूड फॉर थॉट, कि अगर उतना ही पैसा ओरिजिनल करेंसी वापस आ गई तो आप सोचिए क्या रहा होगा। सोचिए खाली इसको कि उसके बाद भी पैसे मिल रहे थे तो वो नोट कौन से थे? वो सिस्टम में नहीं है अब, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इस पे विचार करिएगा, सोचिएगा, रिसर्च करिएगा कि 100 रुपए की ब्लैक मनी रोकी गई और उधर ही आ गया। सोचिए इसको। अब नहीं अरविंद जी कर रहे हैं आप, मैं आशुतोष जी मैं कह रहा हूं आप इसको सोचिएगा। आज अभी आपको मजा नहीं आ रहा है, आप इसको सोचिएगा कि जितने पैसे की विड्रॉल की गई ब्लैक मनी में नोटबंदी में 10 सेकंड उतना ही पैसा आ गया वापस। मतलब सिस्टम में था क्या? फिर वो पैसा कहां गया जो बाद में मिला है, जो लोगों ने तालाब में फेंक दिया, जो लोगों ने जला दिया? वो कौन सा पैसा था? वो कहां से आया था? अबे ये अरविंद जी देखिए ऐसा है, 10 सेकंड, 10 मैं आऊंगा आशुतोष जी आपके पास आऊंगा।
बड़ा फायदा क्या हुआ है, नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, सारे पैसे बैंक में आ गए। अभय दुबे के पास कितने अकाउंट में पैसे हैं वो सब रिकॉर्ड में आ गए। अभय दुबे अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो भी नहीं खरीद सकते हैं, या प्रॉपर वाइट का चेक से प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। और देश को पता चल गया कि किसके पास कितना पैसा है, कहाँ किस किस अकाउंट में पड़ा हुआ है। देखिए उस पर बहुत लग चुकी है, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। हम दूसरी बात बताएंगे कोरोना पे। देखिए एडमिटेड फैक्ट है कि अगर लॉकडाउन मोदी की टाइमली नहीं करते तो आज ये जो 6.5 लाख या 6 लाख है, ये कम से कम 20 लाख पहुंचते। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है आशुतोष जी, 130 करोड़। और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन सबको मिला के उनके 10-12 कंट्रियों में भी इतने नहीं बनेंगे। और रिकवरी रेट कितनी आ गई है, 60 to 70%। देखिए खामियां हैं, इसके इलाज तो है ही नहीं, इसका दवाई तो है ही नहीं। ये तो आप नहीं कह सकते कि दवाई है इसकी, इसका तो सिर्फ प्रिकॉशंस ही थे। उस प्रिकॉशंस में अगर शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार करके, चाहे थाली बजवाना उसमें आता है, चाहे दिया जलाना आता है, उसी से लोगों को ये बात समझ आई कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब आज भी घर से नहीं निकल रहे हम लोग, जो चीजों को समझते हैं वो आज भी घर से बाहर नहीं जाते। अगर बहुत मजबूरी होगी तो जाएंगे और पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं। तो देखिए उसको डिस्क्रेडिट मत करिए। महामारी है, पैंडेमिक है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता इस बात को। लेकिन ये बात भी तय है कि हालात पे जितना काबू होना चाहिए था वो राज्य सरकारों की जिम्मेवारी थी एग्जीक्यूशन करने की। अच्छा सर, समय कम है, छोटे छोटे जवाब सब लोग दे दीजिएगा एक एक छोटे छोटे। इट इज बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर भारतीय प्रवासी मजदूरों को प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं। नीरज जी 10 सेकंड दीजिए बस। ये फैलता जी अब अरविंद जी समय कम है, इसलिए सबसे बात करनी मुझे एक बार, समय कम है, एक बार बात करनी जी। तो अभी जी बोलिए जल्दी 10 सेकंड में। ये जो अरविंद जी के बहुत अच्छी बात इन्होंने, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात की। यही तो कहा था पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस में कि आपने दिल्ली में बैठकर इस फेडरल स्ट्रक्चर के जो निर्णय है वो सेंट्रली ले लिए। जहां मेरे पंजाब में जो रेड जोन नहीं था, दिल्ली से आपने रेड जोन डिसाइड कर दिया, उस पूरे एरिया की इंडस्ट्री को बंद करा दिया, मजदूरों को पलायन करना पड़ा और 3000 करोड़ रुपए का नुकसान है, जबकि वो ग्रीन जोन था। तब जाकर बाद में प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के लिए विकेंद्रीकरण किया। नहीं तो इसी तरीके तो ठीक है तनेजा जी, पूरा तरीके से। तनेजा जी और आशुतोष जी फटाफट से जल्दी, समय कम है थोड़ा सा। नहीं सुन लीजिए। देखिए नीरज जी, अभय दुबे जी ने कहा, बड़ा गंभीर बात होती है, आप मौका नहीं दिया आपने जवाब का। इन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया वो प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये इन्होंने कहा। इनका ये कहना, देखिए एक बात अभय जी पूरे सम्मान से आपको कह रहा हूँ, आपको मौका मिले शब्दों का ध्यान रखा करिए। जब आप इस तरह से बात करते हैं, अपनी पार्टी का अहित करते हैं, आप प्रवक्ता का ये काम नहीं होता। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो भी संस्कृत में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि पूरा देश जानता है। अगर आप इस तरह की वक्तव्यबाजी करते हैं तो अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। लोकतंत्र में मेरे जैसे लोग चाहते हैं आपकी पार्टी फले फूले, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन आप जैसे प्रवक्ता अगर आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, और राहुल जी जैसे नेतृत्व देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। पार्टी को मजबूत करिए, देश को आपकी पार्टी की भी जरूरत है, लोकतंत्र में सबकी जरूरत है। कृपया जब भी बोले जिम्मेदारी से बोले। इस तरह के वक्तव्य कि नरेंद्र मोदी सरकार ने प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत ही किया जी। सर समय तनेजा जी, अपमान किया है, जनता का अपमान किया है। समय काफी कम है। आशुतोष जी रख लीजिए अपनी बात जी। देखिए अभी वाजपेयी जी बहुत कह रहे थे 20 लाख लोगों की जान बचा दी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि ठीक से खाली टेस्टिंग करा दीजिए, उसके बाद जो फिगर आज 7 लाख की फिगर है, आपको महज 10 दिन के अंदर ये 20 लाख फिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दिल्ली में 4000 टेस्ट पर डे होते थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने डंडा चलाया, 20,000 पर डे करने लगे और अचानक आपने देखा फिगर्स कितनी तेजी हो गई। तेलंगाना के हाईकोर्ट ने तेलंगाना की सरकार को डांट फटकार लगाई, तुम लोग जो है यूपी और बिहार के अंदर तो टेस्टिंग का जो हाल है उसको भगवानी भरोसे आप मान लीजिए। तो आप जहां टेस्टिंग नहीं हो रही है वहां फिगर्स के बारे में क्या टिप्पणी करें? जो फिगर्स आ रहे हैं उस पर भरोसा करना, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जी। नहीं फिगर देखिए आशुतोष जी, इसमें तो कोई शक नहीं, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग आप करेंगे उतने ज़्यादा फिगर आएंगे। लेकिन एक उसमें महत्वपूर्ण बात है कि कितनी रिकवरी रेट। अगर 62% की रिकवरी रेट है और रोज बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छे संकेत है।
इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपकी राय, मैं कहां कह रहा हूं रिकवरी रेट पे कहां प्रॉब्लम है? मैं तो यही बात कह रहा हूं कि ईमानदारी से टेस्टिंग करिए ना। नहीं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से टेस्टिंग हो रही, क्या बिहार के अंदर हो रही है? क्या नहीं हो रही ना? नहीं हो रही ना टेस्टिंग। और ये वो राज्य है, देखिए, ये वो राज्य है जहां 40 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर रहती है। अगर ईमानदारी से कर लेंगे टेस्टिंग तो जो फिगर से ऑटोमेटिकली आप दुनिया के नंबर। आशुतोष जी नहीं, आशुतोष जी, टेस्टिंग तो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का फिगर दिख जाए तो उससे क्या हो जाएगा? देखिए, ये ऐसी बीमारी है जिसको आप छिपा नहीं सकते हैं, ये तो खुल के सामने आएगी, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। टेस्टिंग करो चाहे ना करो। यही भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से टेस्टिंग करिए ना। आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन कम से कम 50। नहीं तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि यूपी में बहुत बेहतरीन स्थिति है, दिल्ली में खराब है। क्यों नहीं कर रहे? राजस्थान क्यों का टेस्टिंग नहीं कर रहे? बंगाल का भी लीजिए, टेस्टिंग नहीं कर रहे, सब जगह का नाम लीजिए। नहीं, मैं तो अपने नहीं, अरे ये वाली बहस में अपने प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं, जहां से मैं आया हूं, जहां मैं रहता हूं। आशुतोष जी, मैंने आपको उदाहरण दिया, इसका कोई फायदा नहीं। दिल्ली में बहुत टेस्टिंग हो गई तो उससे क्या हो गया? दिल्ली में बहुत टेस्टिंग कराई या महाराष्ट्र में बहुत सारी टेस्टिंग कराई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए क्योंकि ये बीमारी अगर है आपको और वो ज्यादा सीरियस है तो उसको रोक नहीं सकते। नहीं, दूसरा ये है कि ऐसा नहीं कि कोई स्टेट बड़ी बेटर कंडीशन में है, कोई स्टेट बहुत बेटर कंडीशन में ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर रिकवरी इतनी अच्छी है तो सारे लॉकडाउन खोल दीजिए पूरी तरीके से, हर्ड इम्यूनिटी होने दीजिए। अरे क्यों डर? आशुतोष जी, अगर मैटर ऑफ द फैक्ट यही है कि खुला हुआ है। आप बताओ मेरे को बंद क्या है? पिक्चर हॉल छोड़ के क्या बंद है? सब कुछ खुला है सर, पिक्चर हॉल छोड़ के कुछ नहीं बंद है। पूरे देश में सब चाट पकौड़ी दुकानें खुली हैं। आप दिल्ली मुंबई में रहते हैं, हम लोग इसलिए आपको पता नहीं चलता। आप पूरे शहर देश में घूमिए, सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ है सर, की बात सुननी चाहिए, सब खुला हुआ है। सर समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया, इसलिए मुझे ये शो रैप अप करना पड़ेगा। तनेजा जी, समय खत्म हो गया, हम लोग काफी बात कर चुके हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लॉकडाउन पूर्व अनाउंसमेंट के साथ नहीं किया था, वरना देश में भगदड़ मच जाएगी। नोटबंदी की घोषणा करके नोटबंदी नहीं की जा सकती, वरना उसका कोई पर्पज सॉल्व नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली हार्डवर्ड में इसका अध्ययन जरूर किया जाना चाहिए कि इनके हानि लाभ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सी न्यूज़ से आवाज़।